हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको सर्प देशकांड के विषय में बताएंगे कि सर्प देशकांड क्या होता है और ये फलित में इसका उपयोग होता है। आपको देखना होगा कि आपकी कुंडली में आपको देखना होगा आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह सर्प देशकांड में ना हो। ठीक है, कैसे देखोगे सर्प देशकांड? सर्प देशकांड देखने का बड़ा सरल तरीका है। पहले तो सबसे पहले ये देखो कि कोई ग्रह आपके जल तत्व राशि में है कि नहीं। उसके लिए मैंने एक छोटा सा आपको टेबल बना दिया है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपका कोई भी ग्रह जल तत्व राशि में है कि नहीं। जल तत्व राशि कौन सी? फायर, वाटरी साइन, कर्क, वृश्चिक और मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। इस राशि में यदि आपका ग्रह है, पहले तो ये देखना है कि आपका कोई भी ग्रह 4, 8 और 12 कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में है कि नहीं। और यदि कहीं है तो ये देखना है कि यदि आपका कर्क राशि में ग्रह है और यदि 11 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है, 11 से 20 या 21 से 30, ठीक, 11 से 30 डिग्री के बीच में है तो वो सर्प देशकांड में है। और यदि आपका वृश्चिक राशि में कोई ग्रह है और वो 0 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में है तो वह ग्रह सर्प देशकांड में है। और यदि आपका मीन राशि में कोई ग्रह बैठा है और 11 से 30 डिग्री तक का है तो वो सर्प देशकांड में कहलाएगा। ठीक है साहब, अब सर्प देशकांड में हो गया तो क्या करेंगे? इन ग्रहों के बारे में माना जाता है कि ये अपने फल देने में कमी करते हैं और कई बार कभी घातक भी हो जाते हैं। फल देने में कमी करते हैं और घातक भी हो जाते हैं। जिस तरीके से हमने आपको कई बार बताया कि ग्रहों का कुछ विशेष अंश मृत्यु भाग में होता है, तो मृत्यु भाग की एक तालिका होती है। तो एस्ट्रोलॉजर देख के बताता है कि ग्रह भाग का मृत्यु भाग में बहुत कष्ट देगा। ठीक है, हमने एक देखा है कि एक व्यक्ति का भी मृत्यु भाग में ग्रह तो उसने बहुत तकलीफ दिया, उसके पिता को तकलीफ दिया उसने, क्योंकि वो जो ग्रह था वो कन्या लगन की कुंडली थी। कन्या लगन की कुंडली में शुक्र था, नवमेश वृषभ राशि थी और नवमेश शुक्र था। उसने राहु शुक्र में पिता को बहुत कष्ट दिया, बेटे से ज़्यादा पिता को दे दिया। नवम स्थान पिता का होता है ना। यदि किसी की कुंडली है तो बहुत अच्छे फलित आते हैं, तो कुंडली खराब होती है तो फिर फल नहीं आते, एस्ट्रोलॉजर बताते रहता है। ठीक, तो ये सर्प देशकांड मैंने आपको बताया, इसका उपयोग आप आपकी कुंडली में देख सकते हैं। ये तो पहला था। अब दूसरा जो मैं बताना चाहूँगा आपको, दूसरा आपको कहाँ से बताऊँ मैं? कोई भी जब आपकी महादशा या अंतरदशा चल रही है तो जो जन्म तारा का सिद्धांत है वो भी कभी काफ़ी सटीक फल के पास पहुंचता है कि आपके जन्म तारा, आपका जो जन्म तारा है, जन्म का नक्षत्र है, उससे यदि कोई भी नक्षत्र तीसरा उससे कोई भी ग्रह यदि उसके तीसरे नक्षत्र, 5वें नक्षत्र या 7वें नक्षत्र में बैठेगा तो वह जनरली विपत्त तारा, प्रत्यरी तारा और वध तारा बनेगा। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर इसकी जनरली एक टेबल बना के रखते हैं और उससे चेक करते हैं कि साहब इसका शुक्र चल रहा है, कहीं ये विपत्त तारा में तो नहीं है, इसका राहु चल रहा है, ये प्रत्यरी में तो नहीं है, इसका जो है वध 7th लॉर्ड में कनेक्ट हो रहा है जन्म से, तो वध तारा में नहीं है। तो विपत्त तारा और प्रत्यरी तारा और वाधक तारा, मतलब जन्म से, आपके जन्म नक्षत्र से तीसरा, 5वां और 7वां, तो ऐसे 9 स्टार की साइकिल बनती है। जैसे कि मेरा टेबल दिख रहा है यहाँ, ये साइकिल आप भी बना सकते हैं, बस आपको नक्षत्र याद होना चाहिए। 27 नक्षत्र इसमें अभिजीत नहीं आता है। ठीक है, तो इससे ये भी काफ़ी खराब फल देते हैं। एक और चीज़ बताता हूँ, जनरली क्या होता है कि कालचक्र दशा, और ये कालचक्र दशा के बारे में ऋषि पाराशर ने बताए हैं कि ये दशा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये छोटी सी किताब ऋषि पाराशर की, सीताराम झा की,
काल चक्र दशा के बारे में बताया ऋषि पाराशर ने कि ये जो दशा है काल चक्र की दशा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सब दशाओं में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और इसे क्या देखा जाता है? अरिष्टि मृत्यु देखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं एस्ट्रोलॉजर कि जब कोई व्यक्ति सीरियस पेशेंट आता है, बोले हॉस्पिटल में एडमिट है, तब हम उसके लिए काल चक्र दशा लगाते हैं। काल दिक्कत ये है कि काल जैसे बोलना आसान है, लेकिन इसका गणित काल चक्र का दशा निकालने का कठिन है। सव्य असव्य नक्षत्रों की तालिका बनती फिर बनता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर आ गया है तो हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर बड़े आसानी से काल चक्र दशा की बात कर लेते हैं। और सॉफ्टवेयर नहीं होता तो हम काल चक्र दशा केवल सिद्धांत में पढ़ लेते, क्योंकि गणित कौन करेगा यार, गणित आसान नहीं और गलत हो गया तो। दूसरी चीज़, इसको हम कैसे देखेंगे? आप काल चक्र दशा यदि आपको देखनी है तो आप पाराशर लाइट में यदि काल चक्र दशा देखोगे तो वो ठीक नहीं आती। आप चेक करना, आप उसको जगन्नाथ होरा से देखना, तो जगन्नाथ होरा में आपको दशा मिलेगी काल चक्र दशा, उससे आप लेना। तो काल चक्र दशा, जब ये काल चक्र दशा पद्धति में ग्रहों की तालिका बनती है, उसमें देह, सिंहलोकन, मंडूक, मरकटी, जीव। तो यदि किसी जातक की देह राशि की दशा चल रही है या जीव राशि की दशा चल रही है तो उसको बड़ा कष्ट होता है। देखो, ये मृत्यु, ये शारीरिक कष्ट देखने के लिए ये दशा है, लेकिन ऋषि पाराशर ने बोला भैया इससे सब देखा जा सकता है, इसको देखना देखे। तो जनरली ये जो सिद्धांत मैं बता रहा हूँ कि देह राशि और जीव राशि, तो आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि हमारी देह राशि कौन सी है? ये एस्ट्रोलॉजर बताता है कि आपकी देह राशि कौन सी है, जीव राशि कौन सी है। मैंने एक तालिका बना दिया। यदि आपका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हो, ठीक है, यदि आपका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हो और प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण किसी में भी जन्म हो, तो यदि अश्विनी के प्रथम चरण में जन्म हो तो आपकी मेष राशि देह होगी और धनु राशि जीव होगी। ऐसे ही मैंने सभी ग्रहों की यहाँ तालिका बना दी है। ठीक है, इसको आप तालिका को बड़े ध्यान से देख के समझ सकते हो और कोई भी अपना यहाँ से फलित चेक कर सकता है। ठीक है, ये बहुत स्पष्ट दिख रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि किसी जातक का सद्भिषा नक्षत्र है और सद्भिषा नक्षत्र के वो चौथे चरण में जन्म लिया है। अब बताओ साहब, ये यहाँ पे सद्भिषा नक्षत्र लिखा है और ये चौथा चरण है और ये मेष राशि हुई इसकी देह राशि और धनु राशि हुई जीव राशि। ये तालिका से बड़े आसानी से आप देख सकते हो। ठीक है, एक्सेल में मैंने बना दिया है। अब क्या करोगे कि जब इसमें हो सिद्धांत क्या, अब ये सिद्धांत हमने कहाँ से पढ़े? एक नवमांस की CS पटेल साहब की किताब नवमांस की, ठीक है, उसमें चंद्रकला नाड़ी का सूत्र कोट करके उन्होंने बताया है किसी भी जातक के जीवन में यदि देह राशि जीव राशि, जैसे मान के चलो कि अभी शनि कहाँ चल रहा है, कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि किसी की देह राशि के हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो कुंभ जो राशि है भरणी, पुष्य, चित्रा, पूर्वा आषाढ़ा और उत्तरा भाद्र, जिनका जन्म भरणी, पुष्य, चित्रा, पूर्वा आषाढ़ा, उत्तरा भाद्र, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हाँ, जिनका जन्म भरणी, पुष्य, चित्रा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद के द्वितीय चरण में हुआ है, उनकी कुंभ राशि जो है देह राशि है और कन्या राशि क्या है? कन्या राशि है उनकी जीव राशि। तो जिनका नक्षत्र भरणी, पुष्य, चित्रा, पूर्वाषाढ़ा और उत्तरा भाद्र के द्वितीय चरण में हुआ है, उनकी राशि से कुंभ राशि में ये अभी शनि का गोचर हो रहा है, जो जातक को कष्ट दे सकता। कैसे कष्ट दे? अब कोई जवान लड़का है तो कोई भरोसा नहीं, हेल्दी आदमी, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल जो नया बच्चा जन्म लिया उसके लिए कष्टप्रद हो सकता है। और जो व्यक्ति ओल्ड एज हैं, जिनकी आयु हो चुकी है 80 साल के, 90 साल के हैं, और ऐसे समय में यदि शनि कुंभ राशि से जाएगा, क्योंकि उनकी देह राशि है, तो उनके लिए काफ़ी कष्ट हो सकता है। और इस दौरान कालचक्र दशा में कहीं उनकी देह राशि की दशा चल रही है और अंतर दशा जीव राशि की चल रही है, तो उन लोगों के लिए ये कष्टप्रद हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको छोटा सा सिद्धांत बताया। और बताने के लिए फ़िलहाल मेरे पास मैंने 3 ही मैटर तैयार करे थे आज, कि एक तो मुझे सर्पदृष्टांत बताना था, तो ये मैंने आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि यदि आपकी कर्क राशि है और आपका ग्रह 11 से 30 डिग्री के बीच में है तो वो सर्पदृष्टांत में होगा। यदि आपकी वृश्चिक राशि है और आपका ग्रह
0 से 11 डिग्री में कहीं पे भी बैठा होगा, कहाँ बैठा, सॉरी, वृश्चिक राशि में बैठा होगा, कहीं पे भी नहीं, वृश्चिक राशि में बैठा होगा। यदि आपकी मीन राशि में कोई ग्रह 11 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है तो वो कहलाएंगे सर्पदेश का। ये यदि हो सकता है कि आपकी कुंडली में कर्क, वृश्चिक, मीन राशि में ज़्यादा ग्रह, कई हो सकता है कई लोगों की मीन राशि में 5-5 ग्रह बैठ जाते हैं, कुछ लोगों की वृश्चिक राशि में 4 ग्रह बैठ जाएं, कुछ लोगों की कर्क राशि में 4 ग्रह बैठ जाएं और सब 11 से 30 के बीच में हो तो सर्पदेश कांड में चले गए। और ये सारे कहीं अष्टम में चले जाएं, 12वें में चले जाएं, छठे में चले जाएं तो जीवन दुर्भर कर सकते हैं, कष्ट देते हैं। तो बताना ये चाहता हूँ कि देखो, जब जनरली हमारे पास जातक आता है तो हम उसको इतनी सारी कहानी नहीं बताते हैं, ठीक है, नहीं तो कह देता साफ साफ कि साहब मेरी कुंडली में आपको कुछ अच्छा भला दिखता है क्या, तो जनरली एस्ट्रोलॉजर नहीं बताता, कौन कहानी बताया गया, उसको बुरा लगता है बोलने में। और सही बात है, किसी के बारे में इतना नेगेटिव बता दो यार तेरा तो ऐसा हो गया ना वैसा हो गया, तो एक हताशा का माहौल होगा और अच्छा भी नहीं है। लेकिन कुछ सच्चाई एस्ट्रोलॉजी में है, इन कारणों से कई बार बहुत अच्छे ग्रह भी खराब फल देते। कई बार तो किसी जातक का, अभी मैंने एक जातक के बारे में बताया था, उस जातक का शुक्र नवमेश है, अति शुभ है, और कहाँ बैठा, मिथुन की राशि में 10वें भाव में बैठा है। बहुत अच्छा होने के बाद भी उसको राहु शुक्र में इतने खराब फल मिले, बस एक ही कारण था, कारण ये था कि उसका जो शुक्र था मृत्यु भाग में था, उसको मारा भर नहीं, भाई उसके पिता को बहुत कष्ट दिया, उसने इतना कष्ट दिया कि जातक की पढ़ाई डिस्टर्बेंस हो गई। भाई देखो, पिता से पुत्र जुड़ा है, पिता से जो है माँ से बेटा जुड़ा है, और पत्नी से पुत्र, पिता, सब जुड़े हैं। एक कनेक्शन है हमारे समाज का, हमारा जो समाज है किसी भी दुनिया में सब जगह होता है, चाहे अफ्रीका हो या अमेरिका हो, कहीं पे भी पिता को कुछ होगा तो बेटे को कष्ट होगा, और बेटे को कुछ होगा तो पिता को कष्ट होगा। तो आपस में परस्पर समन्वय की बात है, समझौते की बात है। तो इस तरीके से सर्पदेश कांड बताया मैंने आपको, और देह राशि और जीव राशि बताया कि देह राशि और जीव राशि यदि आप जान लेते हो, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी तालिका से बड़े आसानी से आप समझ सकते हो कि देह राशि क्या है और जीव राशि क्या है, और इसे उसमें स्पष्ट दिख भी रहा है, तो इसे आप इस तालिका से पता कर लो और देख लो कि कहीं शनि का गोचर इस तरीके से गोचर देखा जाता है। ये नहीं कि शनि जो है कुंभ राशि में जा रहा है तो कुंभ राशि बनने वाले बन जाएंगे करोड़पति। ये जो झोला छाप एस्ट्रोलॉजी गुड़गांव से हो रही है, दिल्ली से हो रही है, इन लोगों से आपको बचना होगा। ये बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ऐसे टाइटल लगाते हैं कि मुर्गे हमारी तरफ आएँ, फिर हम मुर्गे के सिर काटें और पूरे तरीके से उसका मुंडन संस्कार करके उसको घर भेज दें। ज्योतिष यही है आजकल, पूरा उसका मुंडन संस्कार करो, या बोले 40,000 में ये करूँगा मैं, मुझे इतने डॉलर, अमेरिका में भी चलता है, इतने डॉलर दे दो तो ग्रह शांत। दुनिया में ग्रह शांत करने की ताकत सिर्फ जातक में है। जातक नवग्रह का ही पाठ कर ले, ठीक है। मैं बार बार लोगों को बताता हूँ कि नवग्रह का ही पाठ कर लो। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्ति सर्वे मम सुप्रभात। सुबह उठते साथ ही ये मंत्र को पढ़ो, ठीक है। और जो ज्योतिष से प्यार करता है, जिसको ज्योतिष से प्यार है, जो डेली कुंडली उंडली देखता है, उसको तो बिल्कुल ये है, नवग्रह का ही श्लोक है, जपा कुसुम संकापम कास्प्यम महाधुतिम तमो अरि स्वरूपाभनम पढ़तो अस्मि दिवाकरम दधि संग तुषाराभम दधि और शंख तुषाराभम शीर्णोदरण शंभुम नमामि शशिन शोभम शंभु मकुटभूषण। ये नवग्रह के श्लोक से ग्रह शांति होती है। बार बार कहता हूँ, इन नवग्रह के श्लोक से ग्रह शांति होती है। जिसकी ज़्यादा समय खराब चल रहा है वो पढ़े, दिन में 4 बार पढ़े, 5 बार पढ़े, 6 बार पढ़े। 9 श्लोक तो पढ़ने हैं यार, तो आपका क्या जा रहा है, ना पैसा लग रहा है ना कुछ नहीं। लेकिन नहीं, लोग हल्के से कोई चीज़ को बताओ मानते ही नहीं। तो इतना बोल के मैं अपनी जो है वाणी को विश्राम देना चाहूँगा, और ये वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ। सर्पदेश कांड और देह राशि जीव राशि, ठीक है। और मैंने एक छोटा सा भाग मृत्यु भाग का बताया, ठीक है। कई कारणों से फलित नहीं हमको मिल पाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें रहती है कि भाई आपका जो ग्रह D9 में बहुत कमज़ोर हो गया, D9 में बहुत सारे पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया, ठीक है। और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारे ग्रह सर्पदेश कांड में आ गए,
इस तरीके से, उसी तरीके से मैंने और बताना थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि राहु के बारे में बता दूँ। राहु पंचम भाव में या पंचमेश के साथ हो या षष्ठेश के साथ हो और कहीं ना कहीं पंचम से कोई वास्ता रखता हो, तो जातक को इस कदर ईर्ष्यालु बना देता है कि वो इतने खराब डिसीजन लेता है ईर्ष्या में और वो अपने कैरियर को बर्बाद कर देता है। पंचम भाव से राहु पंचमेश षष्ठेश से युक्त हो जाए तो ये काफ़ी, खासकर पंचमेश से, ये काफ़ी खराब निर्णय लेता है आदमी। ईर्ष्यालु व्यक्ति पूरा तबाह कर देता है अपने कैरियर को, गलत निर्णय लेता है और उसकी ईर्ष्या उसे कहीं नहीं रहने देती। आज मैंने कुंडली देखा, उस कुंडली में मैंने देखा कि जातक जो जातिका है, जातिका जो है पंचम भाव से उसका राहु कनेक्ट है, केतु पंचम में है और राहु 11वें में, और भी ग्रह बैठे हैं वहाँ। तो जातिका सिर्फ अपनी सास से ही झगड़ा कर रही है, तो सास के साथ उसे रहना ही नहीं, जिद्दी प्रवृत्ति ने उसके परिवार को तोड़ने की कगार पे ला दिया है। तो पंचम भाव से अब कई बार ऐसा होता है कि ग्रहों की बनावट या ग्रह जहाँ बैठते हैं वो स्थायी प्रकार के फल देते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई ग्रह यदि आपके कर्म क्षेत्र में पाप ग्रह बैठे हों, शनि मंगल राहु पाप ग्रह का जमावड़ा हो, तो कई बार हमको काम करने में तकलीफ देते हैं या जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पे नहीं पहुंचने देते हैं। पाप ग्रह हमको क्या बनाएंगे, नौकरी तो बनाएंगे, ठीक है, तो बहुत तकलीफ देते हैं। ऐसे ही स्थायी फल भी हमको मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके से हम कुंडली फलित के समय अपनी जो है पटु बुद्धि ऊहापोह से हम देखते रहते हैं कि भाई किस तरीके के फलित जातक को हम बता सकते हैं, किस प्रकार के फलित आ सकते हैं। बहुत मंथन करने के बाद कुछ चीज़ें हाथ लगती तो आदमी बताता है। इतना आसान फलित होता तो ऋषि पाराशर ने फिर इतनी बड़ी होराशास्त्र नहीं लिखी रहती, और ये भी नहीं लिखा होता कि यदि किसी को कुछ भी नहीं फलना पड़ रहा है, बहुत जो है कमज़ोर किस्म का एस्ट्रोलॉजर है, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है, तो वो जाके अष्टक वर्ग में चेक करे, अष्टक वर्ग में बिंदु के अनुसार फल बताए। और भी बहुत सारी विद्याएँ हैं। चलो ठीक है, आपको उम्मीद है कि ये छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। हरे कृष्ण।